दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस भी होता रहेगा। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। थायमिन को विटामिन बी 1 के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 1 जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। चलिए, आपको विटामिन और उसके रासायनिक नाम बताता हूं। सबसे पहला था विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 1 की बात करें तो विटामिन बी 1 थायमिन अभी आपको पता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी 9 का फॉलिक एसिड रासायनिक नाम है। और विटामिन बी 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का भी रासायनिक नाम पूछता है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। तो यहां सब मैंने आपको विटामिन और उसके रासायनिक नाम बता दिए हैं जो आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वह किया था मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। चलिए, आपको प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक बता देते हैं। तो आपसे पूछता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। टेलीविजन का जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। इंसुलिन का जो खोज किया वो फेडरिक वेंटिंग ने किया। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एक डायनामाइट का पूछता है आपसे, तो डायनामाइट का जो खोज किया वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक आपसे पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का जोसेफ ब्लैक ने किया। हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश ने किया। और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया। और एक्सरे की खोज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरे की खोज जो कि वह विलियम रॉन्टेंजन ने किया। विलियम रॉन्टेंजन ने एक्सरे का खोज किया। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए एक्सपेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित करने का श्रेय जाता ही इन्हें, प्रोफेसर GMB डॉप्सन को। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है जो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ओजोन का जो फार्मूला होता है वह O3 होता है। O3 ओजोन का फार्मूला होता है। या पराबैंगनी किरणें UVB और UVC से रक्षा करती। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, यह भी आपसे पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसका मापन डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव सड़े गले पौधों या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या आपसे पूछा है। पोषक का वह तरीका जिसमें जीव सड़े गले पौधों या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपसे पूछा है। चलिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मृत जीवी कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? आपसे पूछा है मनुष्य जो है वो आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है, यह आपसे पूछा है। चलिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री तक देख सकता है। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमा लगभग 180 डिग्री सीमा तक होती है। कहीं कहीं पर 150 डिग्री भी ऑप्शन दिया रहता है, पर यह गलत होगा। 150 डिग्री या कुछ जानवरों की दृष्टि सीमा हो सकती, इंसानों की नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? मानव के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? तो मानव के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण होता है वह अग्नाशय में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में मानव के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का कार्य बता दें आपको, तो इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है वो रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करना, मधुमेह जैसे बीमारियों
को रोकने में सहायक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को न्यूटन के गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है वह है जड़त्व का नियम, जड़त्व का भी नियम है। यह कहता है कोई वस्तु तब तक विश्राम या समान वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इस नियम की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दी थी। बाद में आइजैक न्यूटन ने इसे अपने प्रथम गति नियम के रूप में स्थापित किया, इसलिए इस नियम को कभी कभी गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, सोडियम और पोटेशियम के बारे में भी आपको बताएंगे। सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, खासकर पानी और हवा के संपर्क में आने पर, इसलिए इसे कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम का जो प्रतीक है वह Na है, Na इसका प्रतीक है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 11 है, 11 इसका परमाणु क्रमांक है। सोडियम किस समूह का तत्व है, तो यह क्षारीय धातु समूह का तत्व है। सोडियम का जो रंग है वह चांदी जैसा सफेद है। और बात यहाँ पोटेशियम का, तो पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक है वह के है, के इसका रासायनिक प्रतीक है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 19 है, 19 इसका परमाणु क्रमांक है। प्राकृतिक अवस्था जो इसकी है यह धातु है, रंग और स्वरूप जो है हल्की चांदी जैसी धातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली जो कहा जाता है वह कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका प्रतीक होता है एफ इसका प्रतीक होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 9 होता है। फ्लोरीन जिसका प्रतीक F होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है। अब आवर्त सारणी में जो इसका स्थान है वह समूह 17 है और आवर्ती 2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है भूमि में रहने वाला पहला पौधा कौन सा था। भूमि में रहने वाला पहला पौधा कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो भूमि में रहने वाला पहला पौधा जो था वह था बायोफाइट्स। बायोफाइट्स जो है वह भूमि में रहने वाला पहला पौधा था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वह जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वह जल जनित रोग है। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसका प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज या कमजोरी। इसके बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड के जांच के लिए पूछता है, टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। टाइफाइड के जांच के लिए जो टेस्ट होता है वह होता है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट इसकी जांच के लिए होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था। ऑपरेशन जो होता है वह पूछा है आपसे, ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, सीजर। सीजर इसका नाम था। चलिए आपको बताते हैं कुछ प्रमुख मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। एक पूछते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक पूछता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है जो कि कान के पास है। एक पूछता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है वह वक्र या किडनी जिसको बोलते हैं। एक पूछता है आँख की रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, तो रॉड्स और कोन से है।
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प का निष्कासन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडीपी का जो पूरा नाम हो एडेनोसिन टाइफास्फेट है। एडेनोसिन टाइफास्फेट एटीपी का पूरा नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कुछ फुल फॉर्म बताते हैं आपको जो एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है आपका यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहीं पर रोम का भी ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। लैन का पूछता है तो लैन का जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एचआईवी का पूछता है तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का पूछता है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बाकी यहां बात हो रही है एटीपी का, जिसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट या कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। एटीपी का निर्माण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वह है C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्र बताते हैं आपसे। एक आपसे पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। एक पूछता है आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूना पानी कहते हैं क्या होता है? तो इसका होता है CaOS2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोफिल किस धातु तत्व के कारण हरा रंग होता है? क्लोरोफिल जो है किस धातु तत्व के कारण हरा रंग देता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में Mg होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वह Mg है। मैग्नीशियम का प्रतीक जो है Mg है। इसका जो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 12 होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आग में जलकर सफेद रोशनी देता है। क्लोरोफिल अणु में केंद्रीय धातु के रूप में मैग्नीशियम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपसे। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपसे पूछा शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पेट में। प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पेट में शुरू होती है। पेट में एक एंजाइम होता है पेप्सिन सक्रिय होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए, जैसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये आपसे पूछा है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने 1796 में पहली बार चेचक के लिए टीका विकसित किया था। ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी के जीवाणु की खोज की थी। दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है वह शरीर में कहाँ अवस्थित होती है, आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? आपसे पूछा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ भूख, प्यास, नींद और हार्मोन स्त्राव जैसे कार्यों को भी नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए
आहार वहन के लिए पौधों में फ्लोएम जो है मुख्यतः उत्तरदायी है। बाकी जल के लिए, जल वहन के लिए जो उत्तरदायी है वह जाइलम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर जो है वह क्या मापता है, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ओडोमीटर जो है दूरी को मापता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। यह अधिकतर गाड़ियों, साइकिलों या मोटर बाइक्स के डैशबोर्ड पर लगा होता है। ऑप्शन दिया है। बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर जो है चाल को मापता है और ओडोमीटर जो है दूरी को, घड़ी को स्टॉप वॉच समय मापता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि जो है ब्रिगटन है। बाकी ताप, द्रव्यमान, आयतन, ताप, ये सब अदिश राशि हैं। ब्रिगटन जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियों की बात करें जो पूछता है, तो प्रमुख सदिश राशियां बल, त्वरण, वेग, विघटन, गति, ये सब सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों की बात करें तो द्रव्यमान, तापमान, दूरी, समय, आयतन, घनत्व, ये सभी अदिश राशियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसे वस्तु द्वारा तय करेगी दूरी क्या होगी। यदि किसी वस्तु का विस्थापन जो है शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय करेगी दूरी क्या होगी। शून्य होगी, एक होगी, ऋणात्मक होगा, शून्य या शून्य भी नहीं हो सकता। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो इसका मतलब है कि वस्तु शुरुआत और अंत में एक ही स्थान पर आ गई, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें कोई दूरी तय नहीं की। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 मीटर आगे जाकर फिर वापस वहीं आ गया, विस्थापन तो यहाँ पर 0 हुआ क्योंकि प्रारंभ और अंत का स्थान एक ही है। दूरी जो होगी 100 मीटर, मान लीजिए 50 आगे गया और 50 वापस आया, तो निष्कर्ष होगा क्या होगा, तो विस्थापन तो 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 भी हो सकती है यदि वस्तु बिल्कुल नहीं हटी तो, और यदि 0 से अधिक हो गया तो यदि वस्तु चली और वापस आ गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी होगा, शून्य या शून्य भी नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो रक्त के अध्ययन को जो कहते हैं वो हेमेटोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। हेमेटोलॉजी वह विज्ञान है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। चलिए कुछ प्रमुख अध्ययनों की बात करें तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में करते हैं, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में कहते हैं, हार्मोन्स का अध्ययन एंड्रोक्रिनोलॉजी में करते हैं, और तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन जो करते हैं एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता उस बल को क्या कहते हैं। ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता उस बल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, असंतुलित बल कहते हैं उसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो है वह किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण होता है एड्स। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, या एक सिंड्रोम लक्षणों का समूह है जो एक विशेष विषाणु वायरस के कारण होता है जिसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV क्या करता है, तो HIV या मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, इसके कारण शरीर सामान्य संक्रमण और बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। HIV या एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वह फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्यतः फलों में पाई जाती है। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है और यह सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। बाकी जो दिया है ऑप्शन लैक्टोज या दूध में पाया जाता है। माल्टोज जो है अंकुरित अनाज में 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर होता है। राइबोज जो है RNA में यह एक शर्करा है पर स्वाद में इसका कोई योगदान नहीं है। तो ये टॉप 30 साइंस क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे से आपको
पढ़ाया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।